हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप पे हमें इस बार बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का पेपर मिला। इस बार पैटर्न चेंज किया हुआ है। उसमें 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप इस समय आ रहा है। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका जो आंसर है इस तरह से है। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दिया है f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू आई एंड प्लस 2z एंड प्लस 2xz के, और आपसे कह रहा है कि डाइवर्जेंट f फाइंड कर देंगे। तो डाइवर्जेंट f इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड। फिर सॉल्व करने के बाद ये 4x आ जाएगा। इस तरह से जो पहला क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इफ फाई इज ए स्केलर फील्ड देन ग्रेडियंट फाई इज अ स्केलर वेक्टर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रेडियंट क्या करता है, स्केलर को वेक्टर में चेंज कर देता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। इसके बाद इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी एल अगर जीरो हो तो इसकी वैल्यू फिर क्या हो सकती है, डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो। अगर स्टोक थ्योरम की हम बात करें तो स्टोक थ्योरम में क्या होता है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल इज इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल कर्ल ए dot ds and this can be written as del cross a, then del cross a is equal to 0। तो ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इस तरह से फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमें 7 मिल गया। पहले क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या है कि व्हाट इज रैंक ऑफ एन इनवेरिएंट टेंसर। ये 0 हो जाता है सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट करेक्ट है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड ए सूडो वेक्टर इज अ वेक्टर। तो ये भी इसका भी क्वेश्चन नंबर 8 का ए। इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर देन डाइवर्जेंट कर्ल ए इज 0 हो जाता है। ये बी है। और 10 क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका आया हुआ है डेल 1/r। ये सीधे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। इज इक्वल टू हो जाता है माइनस ऑफ आर अपॉन यूनिट वेक्टर आर क्यूब। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आ रहा है ए, तो 10 का भी ए हो गया। इसके बाद जो भी पेज हमें मिलेगा उसी पर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये इसके बाद पेज नंबर इसके बाद हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मिल गया था। 7 के बाद फिर हमें 11 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होता है। ये दे रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर कंसीडर्ड टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो ट्रांसवर्स टाइप की होती हैं। ये आपका 11 का भी ये आ गया। 12 का डैम्पिंग फोर्स ऑन ए स्प्रिंग मास सिस्टम इज ए प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वेलोसिटी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 केपलर के कक्षा इसमें दिया हुआ है फ्रॉम केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट वी कैन infer that the sun is located at the center, ये wrong है, at one of the focus of the planet's orbit। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका है 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा मिलता है हमको। हाँ, ये मिल गया 14। एन इनर्शियल फ्रेम इज एक्सेलरेटेड। ये नॉन इनर्शियल हो जाता है।
और इसमें आ जाता है, इसमें डेक्लेरेटेड ये भी नॉन इनिशियल हो जाता है। फिर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सी आपका करेक्ट हो जाता है 14 का सी। एक बार पहले मैंने सब लगा दिया था। इसके बाद क्वेश्चन भी हम आपको बताते चलो। ये दिया हुआ है, व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, व्हाट इज द कंजर्व्ड एंगुलर मोमेंटम? दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये आपका कंपाउंड पेंडुलम का दिया है, टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई रूट के स्क्वायर अपॉन एल एन प्लस एल अपॉन जी, ये होता ही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद देखो हमको कौन सा मिल जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 23 अब हमको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 23 में ये कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर measures time period of a pendulum t is stationary left. If left moves upward with acceleration g/4, then new time period will be. तो अगर जो सिस्टम है अगर वो टोटल मूव करने लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव करता है, तो जरा आप ध्यान से समझें तो क्या होता है। वैसे टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का t इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी होता है। लेकिन अगर कोई सिस्टम मूव करने लगे ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे g प्लस ए हो जाता है। अब यहाँ पे ए की जगह पे g/4 दिया हुआ है, तो 2 पाई न्यू टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन 5g अपॉन 4, एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम एंड अपॉन रूट 5 एंड 2 पाई रूट एल अपॉन g, एंड दिस इज द इनिशियल टाइम पीरियड। Therefore, this can be written as 2t upon root 5. 2t upon root 5. This is answer number 4. No, 4 नहीं. Answer number option number A. तो हम कौन सा पाए 23. 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट नियर द अर्थ सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन mass of planet, mass of satellite, because the orbital velocity of planet is equal to root gm upon r, where r is the radius of planet and m is mass of planet and g is acceleration, g is capital G is universal gravitational constant. So this expression is free from mass of the satellite. Then the orbital velocity of a satellite revolving in an orbital near the Earth's surface does not depend upon mass of the satellite. This is answer option number D. 24 का ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में क्या कह रहा था, which of the following relation between F and the potential energy V, F is equal to gradient V, ऑप्शन D। के बाद फिर हमें कौन सा मिलता है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 तो मैं कर चुका भाई, फिर से कौन मिलता है, 23 वाला भी कर चुका, 17 वाला करना था। 17 में क्या दिया है कि इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर माइनस बी, देन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड दिस इज एकदम बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, इसमें 90 डिग्री आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 17 का डी है जो मैं कर चुका हूं पहले से। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है कि द रिजल्टेंट पाथ ऑफ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड different amplitude perpendicular to each other with phase difference π/2। ये लेस जस्ट फिगर है, इलेप्टिकल शेप बन जाता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 18 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आ गया कि द स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम इज 960। स्पीड दिया है 960। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका बनता है लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन एन, देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू 96 अपॉन एन। एन दिया हुआ है if 3600 waves are passing through a point in 1 minute, then frequency is equal to
3600 upon 1 minute, that is 60 second. This is equal to 60. This equal to 16. लेमडा इज इक्वल टू 16 मीटर. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया. 19 का ऑप्शन नंबर बी मैंने लगा रखा है. इसके बाद हमें क्या मिलता है, हाँ ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 मिल गया. द रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर क्यू एंड द रियलाइजेशन टाइम टाउ ऑफ एन ऑक्सीलेटर. टोटल फार्मूला है क्यू इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टाउ. दिस इज ऑप्शन डी. तो हमें 20 का ऑप्शन डी मिला. ऑप्शन डी. 21 इन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू वेब वेलोसिटी. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. इसके बाद हमको मिल रहा है क्वेश्चन नंबर, ये यंग्स मॉडुलस ऑफ परफेक्टली plastic body is 0. This is a question number 29, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया 29 का. इसके बाद द इक्वेशन ऑफ वेव मोशन इज डिफरेंशियल फॉर्म. ए पार्ट सही है. d2i पर dt स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर d2i पर dt स्क्वायर. ए 30 का ए ऑप्शन करेक्ट है. The value of I cross A cross I plus J cross A cross I plus K cross A cross K, this is equal to 2A. ऑप्शन नंबर बी. 31 का ऑप्शन नंबर बी. 32 में आप देखेंगे, 32 में आपका आ रहा द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द बॉडी within material of body, outside material of body, may lie inside or outside the material of the body. ये ऑप्शन करेक्ट है डी. तो ये है आपका 26 का डी. 26 का डी. 27 two bodies of mass m1 and m2 are moving with same kinetic energy if p1 and p2. तो आपको मालूम होना चाहिए कि p इज इक्वल टू होता है रूट 2m कैपिटल के. therefore p1 upon p2 is equal to root m1 upon m2 because k is constant. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है. 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है. 28 में जब हम आएंगे, द फ्रेम attached to any point on the earth surface is non-inertial. 28 a. ठीक है भाई. इसके बाद 29 पहले से कैसे लिखा गया है. 29 30 सब लिख दिया. देखते हैं. फिलहाल फिर हमें 32 मिल गया. 32 में क्या मिला? मूविंग पार्टिकल हैज एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर एक्स. कंपेयरिंग विथ द इक्वेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. here omega is equal to mu, t is equal to 2 pi upon omega. This is it. Here in the place of omega you can write mu. Then the time period t is equal to 2 pi upon mu. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता. 32 का ये हो गया ऑप्शन नंबर बी. 33 पे आ जाते हैं. 33 द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स y1 is equal to a cos omega t minus kx and y2 is equal to a sin omega t minus kx. तो ये एक साइन एक कॉस है और जो आर्गुमेंट है दोनों का सेम है, तो π/2 का डिफरेंस सीधे दिख रहा. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता. 34 पे आप आ जाइए. द वर्क डन अबाउट एनी क्लोज पाथ इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज 0. 34 0. आंसर आया आपका सी. 35 the mass
Moment of inertia of a solid sphere of mass capital M and radius r about to any diameter is 2/5 m r square, and this is option number B. 35 option number B. 36 where the magnitude of diamond harmonic oscillator decreases exponentially, that is ये 36 का D हो जाता है. The mass of electron me and the reduced mass of positron electron system will be. positron system reduced mass में निकालना है. 2 masses अगर हैं तो उनका जो reduced mass होता है इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का जो मास होता है वो सेम होता है, तो क्या मिल जाता है आपको, यहाँ पे मिलता है me इंटू me अपॉन me प्लस me, दैट इज 2me. me से me कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर है me अपॉन 2. तो ये आपका बन गया ऑप्शन नंबर ए. 37 का ऑप्शन नंबर ए बन गया. इसके बाद ये द रेडियस ऑफ डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ऑल ऑफ द अबव. ये करेक्ट है डी वाला, ऑल ऑफ द अबव. ये है 30. तो ये क्वेश्चन नंबर 39 देखें कि इफ r1 एंड r2 आर मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम द सन, then the eccentricity of the orbit of the planet will be. तो अब आप इसमें देखो कि L upon R is equal to 1 plus E cos θ. ये एलिप्टिकल इक्वेशन हो जाता है. फॉर मिनिमम R थीटा इज इक्वल टू 0, तो L बाई R1 इज इक्वल टू 1 प्लस E cos 0 इज इक्वल टू 1. क्लियर. तो L इज इक्वल टू यहाँ से आया R1 1 प्लस E. इसी तरह से फॉर मैक्सिमम R थीटा इज इक्वल टू पाई, देन L अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 प्लस E cos 180 डिग्री cos पाई, दिस इज -1. Then L is equal to R2 1 minus E. तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि अगर हम इसमें L की वैल्यू हम सेम कर देते हैं, R1 1 प्लस E इज इक्वल टू R2 1 माइनस E. तो इस तरह से R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू आपको यहाँ से मिल जाता है, या ऐसे कर लेते हैं कि R1 प्लस R1E इज इक्वल टू R2 माइनस R2E. ठीक है. हमें क्या फाइंड करना था, E की वैल्यू. तो E को हम एक साथ कर लेते हैं, कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2 इंटू E एंड दिस इज इक्वल टू R2 एंड माइनस R1. देयरफॉर E इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R2 प्लस R1 लिखो या फिर R1 प्लस R2 लिखो, ये सॉल्व हो जाता है. ठीक है. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 39 का C आंसर आ जाता है. C 39 का आ गया C. अब 40 द वैल्यू ऑफ डेल आई जे, ये कोरोना का डेल्टा है, तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे है कि इफ आई इज इक्वल टू जे दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है. दिस इज इक्वल टू 1 एंड आई इज नॉट इक्वल टू जे दिस इज इक्वल टू 0. ये सीधे सीधे डेफिनेशन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है. क्लियर. तो इस तरह से 40 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हमने दे दिया. बाकी आगे फिर अगले वीडियो में फिर देखा जाए जो भी. तो इस तरह से ये पेपर आपका ख़त्म हो गया. और आपको कैसा लगा सॉल्यूशन, कहीं कोई प्रॉब्लम्स आपको लगता है तो आप कमेंट करेंगे. और अब सेकेंड सेमेस्टर के लिए आप तैयार हो जाएं. बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर हमें लगता है कि हम लोग शुरू कर लेंगे 20 के बाद. ठीक है. इसके लिए आप तैयारी बनावें. और आपने देखा कि काफ़ी अच्छा पेपर आया हुआ है. पेपर आसान भी है. हाँ, ये है कि पढ़ाई थोड़ी अच्छी करनी चाहिए. सब कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए. नॉलेज के लिए पढ़ाई करनी चाहिए. तो ऐसे जो लोग नॉलेज के लिए पढ़ाई की और बढ़िया से कंसेप्ट जिनका बना, वो लोग बहुत अच्छी तरह से पेपर को सॉल्व भी किए होंगे. अच्छा उनका मार्क भी आएगा. धन्यवाद.